बस ये सब ऐसे ही याद होता है। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? पुस्तक। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरी का दाय भाग, ठीक है, हितोपदेश नारायण पल्ली, ठीक है, मिताक्षरा, पुराण, प्रेम भट्ट तो ठीक है, रामचरितमानस। इससे 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा। अभी जो कंप्लीट हुआ है जितना तक, और अभी इसमें बाकी है, पूरे टॉपिक से 2 क्वेश्चन रहेगा। 100% लिख लो। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा और एक क्वेश्चन जो अभी पढ़ने वाले हैं आगे चल के अभी हम लोग और इसमें उससे रहेगा। सूर्य सिद्धांत, लीलावती, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, गीत गोविंद, जय देव, ये तक के थे। चल अब आगे बढ़ते। साहित्य लहरी लिखो, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरदास, साहित्य लहरी, सूरदास, साहित्य लहरी, सूरदास। इसी जगह एक और किताब अगला लिख लोगे, सूर सागर, सूर सागर। जनरली हम साथ में लिखाते नहीं है, पर जिसका लिखाते हैं उसको साथ में ही याद करना है। सूर सागर, सूरदास, साहित्य लहरी, सूरदास। ठीक है, तो साहित्य लहरी कौन हो गया? सूरदास। और सूरदास का एक और किताब है, ये आसानी से पकड़ में आ जाएगा। सूर लगा हुआ है तो सूरदास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ कुछ ऐसे किताब हो गए ना जो राइटर के नाम पे है, जैसे चरक है, चरक संहिता। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में चरक रहेगा, चरक संहिता पूछा है, चरक मार दोगे। ठीक है, वैसे ही कुछ कुछ ऐसी किताब है जो उसी के नाम पे ही है, तो एक बार देखे हुए रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो साहित्य लहरी, सूरसागर हो गया। अगला लिखो बीजक, बीजक, बीजक। इस जगह 3 किताब है, ठीक है, बीजक, जैमिनी, ठीक है, और सवद। ये तीनों साथ में याद रहना चाहिए। तीनों का लेखक है कबीर। कौन है? कबीर। इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत बार यहां से सवाल आया। बीजक, जैमिनी और सवद। सॉरी, रेमिनी था ना, रेमिनी, जैमिनी नहीं, रेमिनी, सॉरी सॉरी, रेमिनी, रेमिनी, गलती से जैमिनी बोल दिए, रेमिनी। बीजक, रेमिनी, सवद, बीजक, रेमिनी, सवद। ये 3 किताब है, तीनों का लेखक है कबीर, ठीक है, कबीरदास। बीजक, रेमिनी, सवद, ठीक है। अगला लिखो, प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका। देखते हो, एक बार जिसको याद हो गया ना तो याद रह जाता है दिमाग में, एक बार मेहनत करना पड़ेगा बस। प्रेम वाटिका, रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान, ठीक है। अगला लिखो, अभिज्ञान शकुंतलम। हाँ, कालिदास का बहुत सारा किताब है, ठीक है, सब याद करना है। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। कौन लिखा है ये? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। कालिदास का लगभग 7-8 किताब है, और ये 7-8 याद करना है, माथा नहीं भर जाना है, एक एक करके याद करवाएंगे इसका। अभिज्ञान शकुंतलम, कौन है? कालिदास, ठीक है। अब एक किताब है अमरकोश, ठीक है, अमरकोश। अब ये कोई बहुत बड़ा किताब तो है नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट किताब है नहीं। अमरकोश अमर सिंह, ठीक है, अमरकोश अमर सिंह। बस एक बार सिर्फ जानना है बस कि अमरकोश नामक कोई किताब भी है। अमरकोश अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह, ठीक है। अगला लिखो, मेघदूत, मेघदूत, ठीक है, मेघदूत, मेघदूत, कालिदास। मेघदूत, कालिदास, मेघदूत, कालिदास, मेघदूत,
कालिदास। अगला लिखो देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त। अगला लिखो मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो। ये सब जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तुम लोग को, जो नहीं पढ़े हो, ये सब डिटेल से पढ़ाएंगे, क्या है किताब नहीं है। ठीक है, लिखोगे नाग, कौन लिखा है जी? नागसेन। ठीक है, नागसेन, मिलिंद पन्नो, नागसेन। एक आया था विदेशी राजा जिसका नाम था मिनांडर। ठीक है, मिनांडर। वो यहाँ आया तो टकराया एक पुजारी से, एक बौद्ध भिक्षु से, उसका नाम था नागसेन। तो आया था वो बेचारा आक्रमण करके यहाँ पर लड़ने के लिए। नागसेन बोला चल कोने में बात करते हैं कुछ, ले गया, बैठाया। उसके बाद उसको कन्विंस करने लगा कि तुम बौद्ध धर्म में शामिल हो जाओ। ठीक है, तो शुरुआती में माना नहीं, तो बहुत सारा सवाल किया उससे, नागसेन से सवाल किया मिनांडर, और ये जवाब देता गया। और लास्ट में जवाब देते, सवाल करते, जवाब देते, सवाल करते, जवाब देते, तो उसको कन्विंस कर दिया। और आया था वो हथियार लेकर, लाल गमछा और लाल कपड़ा पहन के निकल गया वहां। इसका मतलब उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। यही पूरा जो प्रश्नोत्तर है इसी का संकलन है मिलिंद पन्नो। क्या है? तो मिलिंद मिनांडर का ही नाम है। हिंदी में मिनांडर को क्या कह देते हैं? मिलिंद। जैसे अलेक्जेंडर को हिंदी में कह देते हैं सिकंदर। सिकंदर इतिहास में कोई है नहीं, इतिहास में नाम है अलेक्जेंडर, और भारतीय ग्रंथों में उसका नाम क्या लिखा गया है? सिकंदर। तो बाद में जब टैली किया गया पता चला यही है। इसी तरह से और भी पढ़ाएंगे, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। जब इतिहास में टैली किया गया पता चला वो हमारे यहाँ का फलनुमा राजा है। ठीक है, तो वैसे ही मिलिंद जो है ये मिनांडर है। मिलिंद पन्नो किसने लिखा है? नागसेन। ठीक है, अगला लिखो ऋतु संहार, ऋतु संहार, ऋतु संहार। ठीक है, ऋतु संहार, ऋतु संहार कालिदास, ऋतु संहार कालिदास, ऋतु संहार कालिदास, ऋतु संहार कालिदास। अगला लिखो रघुवंशम, रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। हो गया? ठीक है। कालिदास का सारा याद करना है, इसलिए उसको धीरे धीरे करवा ही देंगे सारा। चलो, साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास, सूरसागर सूरदास, बीजक रेमिनी सवर, इसको ऐसे ही याद रखना है। बीजक रेमिनी सवर कौन लिखा है? कबीर। अब इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। बीजक काफी प्रचलित पुस्तक है और ये कई बार पढ़ोगे, जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना कई बार पढ़ोगे, लेकिन रेमिनी और सवद नहीं पढ़ोगे। इसलिए अगर बीजक रेमिनी सवद एक साथ याद रख गया तो ये खींच लेगा इस दोनों को भी। तो बीजक रेमिनी सवद कौन लिखा है? कौन लिखा है? कबीरदास। प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मेघदूत, अच्छा मेघदूत के जगह अगर मेघदूतम कर दिया तो भी सही है, एक्चुअली मेघदूतम ही है, कालिदास। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। ठीक है। मिलिंद पन्नो नागसेन, मिलिंद पन्नो नागसेन। ऋतु संहार कालिदास, ऋतु संहार कालिदास। रघुवंशम कालिदास। मिलिंद पन्नो नागसेन। देवी चंद्रगुप्तम विशाख। एक लव स्टोरी है ये, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त और देवी का लव स्टोरी है। ठीक है। कौन लिखा है? विशाखदत्त। चलो रिपीट करो। साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास। सूरसागर सूरदास। बीजक कबीर, बीजक रेमिनी सवर, बीजक रेमिनी सवर कबीर। प्रेम वाटिका रसखान, प्रेम वाटिका रसखान।
ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। अमरकोश अमरशील, ठीक है। मेघदूतम कालिदास। ऐसे भी याद रखना, मेघ का कलर काला होता है ना जी, मेघ का कलर काला होता है, तो याद रखना मेघदूतम कालिदास, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। मिलिंद पन्हो नागशय। ऋतु संहार कालिदास। रघुवंशम कालिदास। फिर से रिपीट करो। साहित्य लहरी सूर सागर। बीजक रेमिनी सबद कबीर, बीजक रेमिनी सबद कबीर। प्रेम वाटिका अभिज्ञान शकुंतलम अमरकोश अमर सिंह। मेघदूतम देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त। मिलिंद पन्नो नागशय। ऋतु संहार कालिदास। रघुवंशम कालिदास। और कालिदास का ऐसा है ना, जो एक बार सारा पढ़ लिया भूल भी जाओगे तो किताब देखकर लग जाएगा कि कालिदास का ही है, और मार दोगे एग्जाम में सही हो जाएगा, ठीक है। क्या याद हो गया? छोड़े इसको। अगला अगला क्या पढ़ते हो? उपनाम। तो देश का बोले थे लगभग उपनाम समाप्त हो गया है, ठीक है। उसमें जो लिख रहे हो 5-7 लाइन छोड़ देना, ठीक है। 5-7 लाइन छोड़ दो, उसके बाद नया हेडिंग डालो, महाद्वीपों के उपनाम। महाद्वीपों के उपनाम। क्या पेज खत्म हो गया क्या? उस जगह पेज अगर खत्म हो गया तो नया पेज शुरू कर लो। लास्ट में कितना बचा हुआ है? तो महाद्वीप हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। हाँ आराम से। महाद्वीप है ये कितना है जी? तो महाद्वीप का कितना महाद्वीप है? बस इतना महाद्वीप है तो सादे कैसे है? महाद्वीप आते हैं, ठीक है। तो 7 महाद्वीप है, 10, 12, 15 उपनाम होगा, कितना होगा? चलो महाद्वीपों के उपनाम। पाला लिखो। मानव घर, मानव घर, मानव घर। सवाल समझ लेना, तुमसे पूछेगा कि किस महाद्वीप को मानव घर कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगाने का कोशिश नहीं करना है, ये याद करना है, ठीक है। तो मानव घर, ठीक है। मानव घर देखो, एशिया, मानव घर एशिया, मानव घर एशिया। अगला लिखोगे मानव जाति का पालना। मानव, अब यही सब एग्जाम में बच्चा गलती करके भी आता है, का पालना। इसलिए जो एक बार बढ़िया से पढ़ लेगा उसका गलती नहीं होगा, क्योंकि वो क्लैरिटी मिल जाता है। लेकिन तुम अपने से कोशिश करोगे तो कभी ये मानव घर पढ़ोगे, कभी ये पढ़ोगे, किसी किताब में कुछ आंसर पढ़ोगे, किसी किताब में कुछ पढ़ोगे। इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। मानव घर जो है वो है एशिया। क्या है? एशिया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, उसके बाद इसको याद करेंगे। विश्व में सबसे अधिक जो मानव विकास हुआ है वो कहाँ हुआ? विकास करने का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में कितना हुआ है, मानव सभ्यता जो विकसित हुआ वो कहाँ हुआ? एशिया में, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में जहां मानव जन्म लिया, जो सबसे पुराना अवशेष जहां से मानव का मिला है, उसी को पालना कहेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो पालना में रहता है ना जी। उसके बाद मान लो बच्चों का विकास कहाँ हुआ है, अगर देखोगे पूरा लाइफ में, तो स्कूल कहाँ हुआ है? स्कूल, यानी वही वो जगह है जहाँ पे मानव का सबसे अधिक, यानी बच्चा का सबसे अधिक विकास हुआ है, भले ही वो घर में सब दिन रहा हो, ठीक है। ठीक उसी तरह से मानव का सभ्यता जो विकसित हुआ वो कहाँ हुआ? एशिया में। मानव का सभ्यता कहाँ विकसित हुआ? एशिया में। लेकिन मानव जाति जो सबसे पहले आया होगा, आज भी तुमको दिखता होगा, अफ्रीका का जो आदमी है आज भी जंगली रूप में ही रह रहा है ना जी। और हमारे यहाँ का जो एंशिएंट लोग है वो भी जंगली ही रह रहे हैं, जिसको हम ट्राइबल्स कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तुमको पता होना चाहिए हम सब जो है, हम सब बाहरी हैं। अब इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर जितने भी भारत में रहने वाले जितने भी ये चितकबरे लोग हैं, ये सब विदेशी है, जैसे हम सब इसमें आते हैं, ठीक है। जो मेरे से भी थोड़ा ज्यादा काला है, वहां से लेकर जो एकदम एक्सट्रीम गोरा देख रहे हो, ये सब विदेशी आदमी है। एक्चुअल जो भारतीय आदमी है वो एकदम काला कटुला, बड़ा बड़ा नाक, घुंघरेला बाल, देखे हो ना, जिसको हम लोग बोल देते हैं आदिवासी लोग, ये ना बोलते हैं जी। जितना आदिवासी है वही एक्चुअल भारतीय है। अब सोचो हम लोग उसी को बोलते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं तुम्हारा, हम लोग हड़प लिए सब चीज, ठीक है।
तो हम लोग विदेशी हैं, वो एक्चुअल है। यही हुआ है, जब मानव जन्म लिया होगा शुरुआत में तो जंगल में रहा होगा, इसीलिए सबसे पहले मानव का जहां जन्म हुआ उसी को कहेंगे मानव जाति का पालना। और ये क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अभी इसलिए इतना सा इसलिए कहानी का विकास सुना है कि दिमाग में थोड़ा सा अटके कि मानव जाति का पालना अफ्रीका, मानव जाति का पालना अफ्रीका अफ्रीका। और मानव घर अगर पूछेगा तो एशिया या मानव सभ्यता का घर पूछ लिया तो एशिया। ठीक है, चलो अगला लिखो। विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं, ठीक है, विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप, विषमता होता है ना, तो विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप। ये क्वेश्चन शायद पिछला बार एग्जाम में आया था। विषमताओं का महाद्वीप किसको कहते हैं? अब इसी तरह का एक दूसरा है जिसको कहते हैं विविधताओं का द्वीप। क्या कहते हैं? विविधता। ठीक है, ये विषमता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अब अगला है विविधताओं का द्वीप, विविधताओं का महाद्वीप, महाद्वीप, विविधताओं का महाद्वीप, विविधताओं का महाद्वीप। अभी तुरंत हम बोले थे कि मानव सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? भारत में, सॉरी भारत नहीं, एशिया में। ठीक है, तो विविधता का हम बात क्या कर रहे हैं? विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीजें। देखो दोनों शब्द में बहुत अंतर है। विषमताओं का मतलब भी लगेगा कि अलग ही होता है, अब विविधताओं का भी मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। विषमता का मतलब हो गया विपरीत, एक दूसरे के अलग अलग छोर पे खड़ा होना, तब हो जाएगा विषम। लेकिन बहुत सारे प्रकार हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? विविधता। इसलिए बोलते हैं जैव विविधता, जीवों के बहुत सारे प्रकार। तो सभ्यता का विकास अगर एशिया में हो रहा है, यही विविध सभ्यता का भी विकास हो रहा है। तो विविधताओं का महाद्वीप किसको कहा जाता है? एशिया को। ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई विषमताओं का महाद्वीप? आंसर बताए इसका? यूरोप। हाँ, तो विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, और विविधताओं का महाद्वीप एशिया। अच्छा, इसका अंग्रेजी में भी लिख लेना, कई बार अंग्रेजी में लिख देता है। ठीक है, विषमताओं का महाद्वीप जो हुआ, ये हुआ कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज। अंग्रेजी वाला शब्द भी हिंदी में ही लिख लो, हो सकता है अंग्रेजी पढ़ने में जो नहीं इंग्लिश मीडियम को उसको दिक्कत होगा, डिस्पैरिटीज पढ़ नहीं पाएगा, हिंदी में ही तुमको लिख देगा कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज किसको कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ही लिख लेना, अंग्रेजी में जो लिखना चाहो वो लिख लो। कहाँ लिखे? विषमताओं का। ये क्या हो गया? कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटीज। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज। जिसको दिक्कत हो रहा वो हिंदी में ही ये वर्ड लिख लोगे। ठीक है, अब यही हिंदी वाला ही पूछ लेगा तुमको एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसलिए इसको लिख लेना चाहिए। विषमताओं का, विषमताओं का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज किसको कहते हैं? यूरोप को। ठीक है, यूरोप को। चलो, अब ये जो हुआ विविधता, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखो वर्ड इतना सिमिलर है ना, अक्सर बच्चा मिक्स कर देता है ऐसा, और एक नंबर कट जाएगा। इसलिए पढ़े हुए रहोगे तो अच्छा रहेगा। मानव घर, मानव जाति का पालना, क्लियर हो गया? ये दोनों, मानव घर और मानव जाति का पालना क्लियर हुआ ना? मानव घर एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटी यूरोप। ठीक है, विविधताओं का महाद्वीप एशिया या कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी एशिया। ठीक है, चलो इसी जगह एक और लिख लेना, इसी जगह एक और लिखोगे, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी लिखे हो ना, इसके जगह पे एक और शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्या करेगा? कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये पूछा है किसी एग्जाम में, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, यही हिंदी में लिख के पूछ दिया है। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही है, इधर पलटो उधर पलटो, कुछ समझ में नहीं आएगा जिसको नहीं आता है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ये सब हो गया विविधताओं का महाद्वीप। और इसको किसको कहते हैं? एशिया। बढ़े आगे, बोलो। चलो अगला लिखो, भविष्य का नहीं, इस जगह मत लिखना लिखो अगला पहले।
पठारों का महाद्वीप, 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 अफ्रीका, पठारों का महाद्वीप, अफ्रीका, पठारों का महाद्वीप, अफ्रीका, पठारों का महाद्वीप, अफ्रीका। अगला लिखो द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप मतलब एक महाद्वीप जो द्वीप के रूप में है। बता पाओगे कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया। यूरोप द्वीप है ये। किस एंगल से द्वीप लग रहा है यूरोप? इधर देख के बताओ। कहाँ जाओ? द्वीप का डेफिनेशन बताओ। चलो चलो बोलो। यूरोप के चारों तरफ पानी, तुम खोद के दिखाओ। खोदो जाके। यूरोप के चारों तरफ पानी। द्वीपीय द्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। देखो ऑस्ट्रेलिया ये है, चारों तरफ पानी है, सबको दिख रहा है मैप, तो नीचे है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड मैप अगर बनाओ, रफ वर्ल्ड मैप सबको आना चाहिए बनाने के लिए। अगर वर्ल्ड मैप हम बनाएं, यहाँ किसको बनाएंगे? ये क्या हुआ? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या हुआ? साउथ अमेरिका। ये क्या हुआ? अफ्रीका। और अफ्रीका से कनेक्टेड यहाँ पर है एशिया। और इधर आएंगे तो फिर ये क्या हो गया? एशिया का हिस्सा। ये है यूरोप। ये कौन है? यूरोप। और यहाँ पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो सब दिख रहा है कि अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं रहता तो ये भी द्वीप हो जाता। ये अगर देखोगे तो ये अगर इससे कनेक्टेड नहीं रहता तो ये भी हो जाता द्वीप, पर ऐसा है नहीं। यही एकलौता है जो चारों तरफ द्वीप ही रहता है। ठीक है, इसे देखो एग्जैक्ट मैप वहां देखो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। लोकेशन पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हो ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। अगला लिखो। ऐ हुड़ हुड़ तुम लोग करने लगते हैं तुरंत जी। भविष्य का भंडार, भविष्य का भंडार, भविष्य का भंडार, भविष्य का भंडार एशिया, भविष्य का भंडार एशिया। भंडार, भंडार की जगह भंडार गृह भी रहेगा तो वो वही चीज हुआ। भंडार घर हम लोग बनाते हैं ना, इसीलिए इसको कहा जाता है भविष्य का भंडार गृह। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रिसोर्सेज के जो क्षमता है एशिया में वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम बोले हैं किसी एक चीज में अधिकता होना तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है। जैसे मान लो किसी के पास खूब पैसा है तो क्या वो जिंदगी जी लेगा? आंसर है नहीं। अगर मान लो तुम 1 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है और पूरा दुनिया से पानी खत्म हो गया, कितना दिन जियोगे? कितना दिन जियोगे वो 1 करोड़ के साथ? नहीं जी सकता है। तुम एक बोतल के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होगे। और इसका भोगी बहुत कोई हुआ है, हम खुद हुए हैं कोरोना के समय में। एक दवाई के लिए जिसका कीमत 100 रुपए है उसके लिए 10,000 तक देने के लिए तैयार है। समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन रहा होगा। ठीक है, यही होता है कि पैसा तुम्हारे पास बहुत रहे पर आदमी नहीं रहेगा। एक इंजेक्शन लगाने के लिए हम 500 रुपए देने के लिए तैयार थे, पर कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कंपाउंडर नहीं आया। एक इंजेक्शन का 500, 5 इंजेक्शन लगाना था, 5 दिन उसको आना था, वो 2500 लेके जाता, पर कोई कंपाउंडर तैयार नहीं हुआ कि हम कोरोना पेशेंट को नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। सोच सकते हो, तो पैसा कोई काम नहीं आता है। रिसोर्सेज तुमको हर तरह का सुविधा होना चाहिए तभी पैसा भी काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, उस समय में डॉक्टर भी पेशेंट को नहीं देखता था। बड़े बड़े जो डॉक्टर है वो यहाँ बैठता था, पेशेंट को वहां बैठाता था, और बीच में एक कंपाउंडर बैठता था। कंपाउंडर पेशेंट से पूछेगा, हमको तो हंसी आता था कि डॉक्टर बैठा का है, कंपाउंडर इलाज कर देगा। फोन पे भी बात कर लेगा, बैठने क्या जरूरत है। एकदम लगभग 15-20 फीट जितने बड़े डॉक्टर हैं तुम्हारे सब। ठीक है, बीच में कंपाउंडर बैठा रहेगा, वो पूछेगा क्या क्या दिक्कत है, वो कंपाउंडर को बताएगा। छुएगा कोई किसी को नहीं, और कंपाउंडर डॉक्टर को बताएगा। अभी बीच में पर्दा लगा हुआ है प्लास्टिक वाला, ठीक है, वो बताया ऐसे ऐसे है, वहां से दवाई लेके चिट्ठा दे देगा। जो दवाई है तुम ले लेना, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? पैसा कंपाउंडर मरेगा, कंपाउंडर ना जी। हमेशा युद्ध में कभी भी तुम नहीं देखा होगा कि युद्ध जो नायक है या तुम्हारा जो जनरल सब रहता है वो सब मरेगा। मरेगा तो सही नहीं, तो मरेगा कंपाउंडर। कंपाउंडर को 5-10 सैलरी बढ़ा दिया, क्या करेगा? उसको भी घर चलाना। चलो आ जाओ। तो भविष्य का भंडार किसको कहते हैं? एशिया। इसलिए बोले किसी एक रिसोर्स में काफी सारे रिसोर्सेस हैं
और काफी लंबे समय तक एशिया में वो उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का भंडार। मतलब यहाँ इतने रिसोर्सेस हैं जिसको अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका है, ठीक है, भविष्य का भंडार एशिया। अगला लिखो अगला लिखो। अच्छा इसमें एक छूट गया ना, एक तो और लिखता, पठारों का महाद्वीप हो गया, द्वीपीय महाद्वीप है। अच्छा लिख लो। अरे हम अंतर करने के लिए अलग पूछा है या गड़बड़ हो गया। चलो लिखो, एक दो बातें लिखेंगे। श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जो हमेशा उजला दिखता है, वो है अंटार्कटिका। हमेशा चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है। निर्जन द्वीप भी इसको कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि निर्जन महाद्वीप मतलब जहां कोई आदमी नहीं रहता है, कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है, वो कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, बर्फीली महाद्वीप अंटार्कटिका, ठीक है। चलो अगला लिखो। महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप, बाप का बाप दादा, तो जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और महाद्वीपों का महाद्वीप हो गया। देखो प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है, बताए थे कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, ये चारों तरफ पानी है, मतलब तीन तरफ पानी है, चारों तरफ नहीं, ठीक है। या ये एक कोई देश है, ठीक है, ये यहाँ दूसरे देश से कनेक्टेड है और इधर पानी है पूरा, ठीक है, ये पूरा पानी है, इसको कहेंगे प्रायद्वीप। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। जो अपने चार क्षेत्रों में से तीन क्षेत्र कम से कम पानी से अगर घिरे, कम से कम नहीं, तीन क्षेत्र ही होना चाहिए, तीन क्षेत्र पानी से घिरे हुए हैं तो उसको कहेंगे प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको कहेंगे द्वीप, ठीक है। इसीलिए यूरोप देखोगे, यूरोप तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। यूरोप जो है, यूरोप का नक्शा देखोगे ऐसा करके यूरोप है, और यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ पानी है, और इधर ये कनेक्टेड है एशिया में, ठीक है, ये पूरा पोर्शन एशिया में कनेक्टेड है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहाँ लिखे हैं, लिखाएंगे नहीं लिखाएंगे, नहीं लिखा है तो लिखो प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको कहेंगे, यूरोप को, प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप। हो गया। चलो अब ये वाला एक बार सारा देख लो। पठारों का महाद्वीप अफ्रीका, पठारों का महाद्वीप अफ्रीका, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप, ठीक है। भविष्य का भंडार एशिया, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया। रिपीट करो, मानव घर, मानव का सभ्यता का पालना अफ्रीका, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विविधताओं का महाद्वीप कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्टिनेंट ऑफ क्या था जी, डिस्पैरिटीज यूरोप। पठारों का महाद्वीप, पठारों का महाद्वीप प्रायद्वीपीय महाद्वीप, प्रायद्वीपीय यूरोप, ठीक है। पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, इसी प्रायद्वीप का अंग्रेजी होता है पेनिनसुला, ठीक है। तो पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट भी अगर पूछ लेगा तो यूरोप ही होगा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप, द्वीपीय महाद्वीप पठारों का महाद्वीप, भविष्य का भंडार महाद्वीपों का महाद्वीप, एक बार रिपीट, मानव घर, मानव जाति पालना। अच्छा अगर यहाँ सभ्यता दे दिया तो जाति सही लिखे जी, हर्षी करना होगा, सही तो, ठीक है। मानव जाति का पालना अफ्रीका, मानव सभ्यता का पालना, वर्ड पे ध्यान देना है, पालना अगर पूछेगा तो अफ्रीका होगा, समझ में आया। खाली अगर दे देगा मानव घर, मानव सभ्यता का घर, तब होगा एशिया।
पालना वर्ड आ गया तो अफ्रीका। विषमताओं का महाद्वीप यूरोप, विविधताओं का महाद्वीप एशिया। ठीक है, पठारों का महाद्वीप अफ्रीका, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, भविष्य का भंडार एशिया, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, महाद्वीपों का महाद्वीप प्रायद्वीपीय महाद्वीप। बोलिए मोनू बाबू, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। देखा लापरवाही का नतीजा, अपना भी गया पड़ोसी को भी लेके गया। तुम बताओ जी, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटीज। कोई कम नहीं देगा, खुद ही आया था खुद ही जाओगे, कोई साथ में नहीं आया था ना जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ डिस्पैरिटी किसको कहते हैं? ठीक है, पुरस्कार जितना पढ़ा है उतना याद हो गया। पुरस्कार रहने चाहिए 24 घंटा। कभी भी कोई पूछे बोता बोलो पुरस्कार किससे संबंधित है? कृषि से। भटनागर पुरस्कार कमेंट में सही एक वर्ड में अगर कोई बोले तो समाज के लिए बेहतर। आप बताओगे फील्ड 6 है, कौन कौन सा? सरकारी सेवा में कर सकता है, जन सेवा कर सकता है, पत्रकारिता, साहित्य, ठीक है, संचार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार समय, लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा, लोक प्रशासन, लोक सेवा, ग्रैमी संगीत, ठीक है, मूर्ति देवी व्यास हिंदी साहित्य। ठीक है, देखो जिस चीज का जितना चीज पढ़ा है वो एकदम मिनिमम है। ये मत सोचो बहुत कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है, ये सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। जितना पढ़ना है ये एकदम मिनिमम है। अगर किसी का साहित्य लिखा है तो ठीक है, किसी का हिंदी साहित्य लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ, इससे अगर सवाल पूछेगा तो उसको यही पूछना है पहला राउंड में। अभी ये सबसे और भी चीजें पढ़नी है, कितना पुरस्कार मिलता है, ठीक है, कौन देता है, कब शुरू हुआ, ये अलग अगला स्टेप है। लेकिन पहला स्टेप याद होना चाहिए किस फील्ड से। फील्ड मेडल गणित, 2 पुरस्कार है गणित से, एक है एबेल पुरस्कार और एक है फील्ड मेडल, दोनों गणित से। एबेल को कहा जाता है गणित का नोबेल, कहा जाता है। तानसेन पुरस्कार संगीत, ठीक है। कबीर सम्मान बताए थे, कबीर को लोग क्यों याद करता है? कबीर को इसलिए याद करता है कि वो भाईचारा बनाए रखना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब नहीं करते थे। उनके शिष्यों में बताया उन्हें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, अलग अलग जाति के भी लोग थे, ठीक है। कोई जाति है, कोई चमार है, कोई हरिजन है, कोई बाल बनाने वाला है, कोई बढ़ई है, अलग अलग जाति के लोग, ब्राह्मण भी थे, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हैं। इसलिए उनका समाज में एक रूपता बनाना था। इसीलिए ये पुरस्कार दिया भी किसके लिए जाता है? राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है। बिहारी पुरस्कार हिंदी और साहित्य में, हिंदी और राष्ट्र। कलिंग पुरस्कार विज्ञान। पेन पिंटर पुरस्कार बाल साहित्य, ठीक है। एम्मी अवार्ड टेलीविजन, दादा साहब तक पढ़ चुके थे ना। मदर टेरेसा मानव सेवा, ठीक है। चलो एक दो और लाइन लिख लो। जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, जमुना लाल बजाज पुरस्कार। जो नहीं लिख पाए हो पढ़ने वाला किसी से देख के लिख लेना, ठीक है, और उसको एक बार याद करने का प्रयास करना। जमुना लाल बजाज पुरस्कार। रचनात्मक कार्य, फिर से आ गया ये सब, रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य। बताए थे कि रचनात्मक कार्य में बहुत कुछ आता है। उसका एक ही उद्देश्य है, समाज का बेहतरी। क्या उद्देश्य है? समाज का बेहतरी, ठीक है। अब अगर मान लो कोई लड़कियों के लिए कुछ काम कर रहा है, या बच्चों के लिए कुछ काम कर रहा है, वृद्धों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, या समाज के बेहतरी के लिए मान लो दारू के खिलाफ नारा लगा रहा है, काम कर रहा है, ये सारे कार्य क्या हो जाएंगे? रचनात्मक कार्य, ठीक है। तो जमुना लाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए। गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है? यही है, इसलिए गांधी जी से प्रेरित है ना, ठीक है।
वाचस्पति पुरस्कार। हाँ, वाचस्पति, वाचस्पति, ठीक है। हाँ, वाचस्पति भी बोल सकते हो, वाचस्पति या वाचस्पति एक ही है, वाचस्पति ज्यादा अच्छा लग रहा है, वाचस्पति, वाचस्पति, ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य, तो पहला तो गया साहित्य क्षेत्र में, और कौन से साहित्य का? संस्कृत साहित्य का, ठीक है। अगला लिखो, जीडी बिड़ला पुरस्कार। जीडी बिड़ला, जीडी बिड़ला या बिड़ला दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जीडी बिड़ला भी लिखा रहेगा वही होगा, बिड़ला भी लिखा रहेगा वही होगा। जीडी बिड़ला पुरस्कार विज्ञान, जीडी बिड़ला पुरस्कार विज्ञान, ठीक है। कितना पुरस्कार हुआ टोटल बताओ तो? 34। ऐसे कैसे? किसी का 34, किसी का 35, कैसे हो गया? एक्स्ट्रा क्या लिख दिए हो जो 35 हो गया जी? ठीक है। 3, 4, 5 लाइन और छोड़ दो, मतलब 40 तक के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। अब होगा नहीं कोई, अगर कभी मान लो छूट गया होगा, अगर आ गया तो उसके बाद लिखो खेल से संबंधित, खेल से संबंधित पुरस्कार, खेल से संबंधित पुरस्कार, खेल से संबंधित पुरस्कार। इसमें जो कॉमन पुरस्कार है वो सब जान ही रहे हो, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सब लिखा चुके हैं ना। यहाँ जो हम लोग लिखेंगे कुछ फालतू पुरस्कार लिखेंगे, जिसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है पर एग्जाम में आता है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं है, जैसे अर्जुन पुरस्कार बोलेगा काफी बड़ा पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार तो काफी बड़ा पुरस्कार, ये सब लिख चुके हो। अब वैसा पुरस्कार जिसका नाम भी कोई हो सकता नहीं सुना हो, एग्जामिनर स्पेशली बिहार में सब ढूंढ ढूंढ के निकालता है, ठीक है। पिछला बार भी इस तरह के सवाल पूछा है, वो सब पुरस्कार छोड़ देगा, इसी लिस्ट से पुरस्कार पूछेगा, ऐसा पूछता है, इसीलिए लिखो। पहला 2 फील्ड है जिसमें हमको याद रखना है, एक है हॉकी और एक है क्रिकेट। इसी में थोड़ा बहुत पुरस्कार है, क्योंकि यही दोनों खेल भारत में थोड़ा सा तवज्जो मिलता है, और कोई खेल तो है ही नहीं। देखोगे तो हमारे यहाँ का जो फुटबॉलर है वो आएगा भी तो पता नहीं चलेगा कि कौन आया है। क्रिकेट को तो लोग भगवान बना देता है क्रिकेटर को। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो हॉकी के प्लेयर भी हमारे यहाँ काफी अच्छे अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा हॉकी को भी तवज्जो मिला है। वेस्ट किसी भी खेल को भारत में कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। सम्मान स्पेशल तो बातें छोड़ दो, ठीक है। होगा भी तो कॉमन एक होगा जो सब जानते हो, वो ट्रॉफी सब का बात नहीं बोल रहे हैं, कुछ पुरस्कार का बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलो पहले लिखो हॉकी, हॉकी, हॉकी। फिर से ध्यान से सुनना, एक आदमी है ध्यानचंद। कौन है? ध्यानचंद। ध्यानचंद काफी बड़े आदमी है, मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी। भारत में हॉकी का झंडा गाड़ने वाला आदमी कौन है? वैश्विक स्तर पर, भारत में नहीं। तो ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड हो ही गया, ध्यानचंद के नाम पे बड़ा बड़ा अवार्ड, लेकिन एक होता है ध्यानचंद का हॉकी अवार्ड अलग से। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? एक सारे खेल में दिया जाता है, ठीक है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड। इसी तरह से एक ध्यानचंद पुरस्कार है जो किसी भी खिलाड़ी को मिल सकता है, लेकिन एक है हॉकी ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो कभी अगर तुमसे पूछ ले निम्न से कौन सा पुरस्कार हॉकी से संबंधित है, और मान लो दे देगा अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार और सीके नायडू पुरस्कार, आंसर क्या होगा? ध्यानचंद पुरस्कार। समझ में आया? इसलिए याद रखना, क्योंकि रेस्ट कोई नहीं दिख रहा है, तो ध्यानचंद आदमी हॉकी संबंधित कोई ना कोई पुरस्कार होगा ही होगा। समझ में आया? जैसे कोई साइंटिस्ट अगर है, भले ही किसी भी फील्ड में उसका पुरस्कार मिलता हो, पर साइंस में होने के चांसेस तो रहेंगे ना। वैसे ही ध्यानचंद पुरस्कार अगर एक हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ सिर्फ बता रहे हैं, ध्यानचंद के नाम से अगर पूछ ले तुमसे कि बताओ निम्न से किस क्षेत्र में दिया जाता है, और एक ऑप्शन चुनना हो, हॉकी, क्रिकेट, खो खो और मान लो कबड्डी, कोई भी एक चुनना हो, क्या चुनोगे? हॉकी। या एक दे दिया किसी भी खेल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी खेल में, क्योंकि एक ही नाम से दो अवार्ड है, एक सभी खेल के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, और एक स्पेसिफिक हॉकी के लिए। समझ में आ गया इतना सा? यहाँ हम लोग उसका चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावे जो बचेंगे वो करेंगे। तो पहला पुरस्कार लिखो, बलजीत सिंह पुरस्कार। हॉकी से संबंधित पुरस्कार है, ठीक है। हॉकी से पहला पुरस्कार बलजीत सिंह, बलजीत सिंह पुरस्कार, बलजीत सिंह पुरस्कार, बलजीत सिंह पुरस्कार।
ये मिलता है गोलकीपर ऑफ द ईयर, मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, वार्षिक गोलकीपर पुरस्कार। अरे एक अवार्ड मिलता है टूर्नामेंट मैच, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मैच, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। वैसे ही गोलकीपर ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल में जो सबसे बढ़िया गोलकीपर होगा उसको ये पुरस्कार मिलता है, बलजीत सिंह पुरस्कार। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो पहला चीज हो गया गोलकीपर को मिलता है, इसको बोलते हैं गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, लिखोगे बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर को। ठीक है, मतलब पूरे साल जो सबसे, गोलकीपर समझते हो ना किसको कहते हैं? उसको हिंदी में कुछ और नाम होता है क्या? गोलकीपर ही बोलते हो। ठीक है, जो बॉल रोकता है, फुटबॉल हॉकी दोनों में गोलकीपर होता है। ठीक है, तो गोलकीपर ऑफ द ईयर किस पुरस्कार, अब दूसरे नाम से पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ निम्न से किस पुरस्कार को गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार कहते हैं? किसको कहते हैं? बलजीत सिंह पुरस्कार। ठीक है, बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर ऑफ द ईयर। अगला लिखो अजीत पाल सिंह, अजीत पाल सिंह, अजीत पाल सिंह, अजीत पाल। हमारे यहाँ हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली अभी भी हैं, वो सारे हरियाणा पंजाब इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। ये सिंह वाला टाइप जो है बहुत है, इसलिए वहां काफी सारी योजना भी चलते हैं इन लोगों के नाम से। ठीक है, तो अजीत पाल सिंह पुरस्कार, अजीत पाल सिंह पुरस्कार मिडफील्डर ऑफ द ईयर, मिडफील्डर ऑफ द ईयर, मिडफील्डर ऑफ द ईयर, मतलब जो साल में सबसे बढ़िया मिडफील्डर का काम करेगा उसको मिलेगा अजीत पाल सिंह पुरस्कार। अगला देखो बलवीर सिंह पुरस्कार, बलवीर सिंह पुरस्कार। अभी पहले लिखा था बलजीत सिंह पुरस्कार और अभी पढ़ रहे हो बलवीर सिंह पुरस्कार। बलवीर सिंह पुरस्कार, बलवीर सिंह पुरस्कार ये है प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब सारे में से जो सबसे बढ़िया प्लेयर होगा उसको मिलेगा। बलजीत हो गया खासकर गोलकीपर के लिए, अजीत पाल हो गया मिडफील्डरिंग के लिए, और बलवीर सिंह पुरस्कार हो गया प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी को क्या पुरस्कार मिलेगा? बलवीर सिंह पुरस्कार। उसके बाद एक है दिलीप तिर्की पुरस्कार, दिलीप तिर्की, माता भरियाने लगा क्या जी? दिलीप तिर्की पुरस्कार, दिलीप तिर्की पुरस्कार। अब भरियाने लगा तो कोई बात नहीं, हदस्ताने की बात नहीं, इतना ही है। ठीक है, पूछेगा तो इसी से पूछेगा, नहीं तब नहीं पूछेगा, ये मेरा चैलेंज है। अगर पूछेगा कोई घटिया सवाल तो इसी से पूछेगा, नहीं तब नहीं पूछेगा, पर पूछ चुका है इससे। पिछला एग्जाम पूछा था बलजीत सिंह पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, या उल्टा करके पूछा होगा कि गोलकीपर के फील्ड में, गोलकीपर के लिए, हॉकी गोलकीपर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखोगे बलजीत सिंह। हमको दोनों तरीके से याद रखना है, किस में दिया जाता है और वो पुरस्कार किसको, मतलब क्या कहलाता है, कुछ भी पूछेगा। तो बलजीत सिंह पुरस्कार हॉकी गोलकीपर, फुटबॉल गोलकीपर मत कह देना, हॉकी के फील्ड में है, हॉकी गोलकीपर। अजीत पाल सिंह मिडफील्डर, बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर, और दिलीप तिर्की जो है, इसको अच्छा नहीं लिखा है ये, डिफेंडर, डिफेंडर ऑफ द ईयर। डिफेंडर, डिफेंडर समझते हो? नहीं समझते हो? देखो हॉकी खेलते हुए या फुटबॉल खेलते हुए देखे हो कभी, उसमें जैसे क्रिकेट में अलग अलग प्लेयर का नाम होता है, कौन क्या कर रहा है। बैटिंग करने वाले को बैट्समैन बोलते हैं ना, जो पीछे कीपिंग करता है उसको कीपर कहते हैं। इस तरह से काफी सारे नाम है। वैसे ही हॉकी में भी नाम होता है, फुटबॉल में नाम होता है। जो बॉल लेके दौड़ेगा, ठीक है, कोई बॉल पकड़ेगा, कोई बीच में खड़ा होकर रोकेगा, जो बीच में रोकेगा वो हो गया मिडफील्डर, जो बॉल लेके दौड़ेगा वो हो गया डिफेंडर, और जो वहां गोल के पास खड़ा रहेगा वो हो गया कीपर, गोलकीपर। ठीक है, ऐसे काफी सारे नाम होते हैं। जैसे टेनिस में भी ये सब शब्दावली पूछ लेता है, शब्दावली वाला भी पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे। टेनिस में, बैडमिंटन में जैसे मारने वाला होता है तो क्या कहते हैं? एक खिलाड़ी होता है जो मारता है पहले, उसको क्या बोलते हैं? दोनों में से कोई एक ही ना मारेगा जी, उसको क्या कहते हैं? सर्विस करना कहते हैं ना, उसको नाम है, भूल रहे हैं हम। जो सर्विस करता है सबसे पहले, उसका भी एक नाम है, कौन है वो? ठीक है, भूल रहे हैं। सर्विस करने का मतलब हुआ जो मारना शुरू करना, तो जो सबसे पहले मारेगा ना उसका भी नाम आता है। जब आएगा वो तो बताएंगे, हम भी भूल रहे हैं। समझ में आ गया? डिफेंडर क्या होगा? जो बॉल लेकर दौड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे बढ़िया खेल में वो दर्ज करवाएगा उसको क्या मिलेगा? दिलीप तिर्की पुरस्कार। फिर से रिपीट करो, बलजीत सिंह गोलकीपर, बलजीत सिंह गोलकीपर,
अजीत पाल मिडफील्डर, बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द, कंफ्यूज मत होना बलजीत और बलवीर। बलवीर सिंह काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है पंजाब के लिए, काफी सारे वहां पुरस्कार और योजना का नाम इनके नाम पे होता है, ठीक है, बलवीर सिंह के नाम पर। और दिलीप तिर्की डिफेंडर, दिलीप डिफेंडर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिलीप डिफेंडर। अगर डिफेंडर पूछ लिया तब तो दिमाग में चलेगा कुछ ना कुछ है, तो दिलीप डिफेंडर, दिलीप डिफेंडर। बलवीर प्लेयर ऑफ द ईयर, बलवीर प्लेयर ऑफ द ईयर। अजीत पाल मिडफील्डर, अजीत पाल मिडफील्डर और बलजीत सिंह गोलकीपर। याद हुआ? बोलो, चलो रिपीट करो। जमुना लाल बजाज रचनात्मक का, जमुना लाल बजाज रचनात्मक का। वचस्पति संस्कृत साहित्य, जीडी बिड़ला विज्ञान। ये स्पेशली विज्ञान में भी, विज्ञान रिसर्च में दिया जाता है। मान लो कोई रिसर्च कर रहा है ना, तो जो सबसे बढ़िया रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक पर और वो रिसर्च करने में सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। हॉकी के फील्ड में 4 पुरस्कार, बलजीत सिंह गोलकीपर, अजीत पाल सिंह मिडफील्डर, बलवीर सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर और दिलीप तिर्की डिफेंडर ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो अब बाकी हम लोग कल देखेंगे और पढ़ोगे। आज चलो अब एक नया लिस्ट बनाओ। अंतिम में क्या बनाया था, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अंतिम में क्या पढ़ाए थे? सबसे अंतिम करंट नहीं, ये इस लिस्ट में सबसे अंतिम में क्या है? क्या? अभी पुरस्कार ही है, पुरस्कार तो अभी इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है। 2 पन्ना छोड़ दो, पुरस्कार अभी खत्म नहीं हुआ, पुरस्कार का नाम सिर्फ खत्म हुआ है। अभी भारत रत्न ये सब तो रखा हुआ ही है, ठीक है, ये सब थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। संगठन अभी लिखा है, कहाँ किए, शुरू किया है संगठन? क्या नहीं किए अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात करोगे ना। हो गया? 2 पन्ना छोड़ दो, इसके बाद 2 पन्ना छोड़ के नया टाइटल डालोगे। अब स्टार्ट हो जाएगा संगठन में धीरे धीरे तुम लोग का। प्रमुख प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल। एक सवाल यहां से भी पक्का रहेगा, प्रमुख तीर्थ स्थल। आज ज्यादा नहीं लिखाएंगे, थोड़ा सा लिखाएंगे। पहला लिखो प्रमुख तीर्थ स्थल, पहला अंकोर वाट का मंदिर लिखो। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, कंबोडिया यहां लिखोगे कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। समझ में आ गया कैसे लिखना है? ठीक है, बस कंबोडिया, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना है। अगला लिखो दांत मंदिर, दांत मंदिर, दांत मंदिर, दांत मंदिर। दांत निकालते हैं ना जी, यही दांत मंदिर। गौतम बुद्ध एक बार दांत निकाले, दांत तोड़ दिया उनका और वही दांत वो लोग चुरा के रख लिया। तो दांत मंदिर, दांत मंदिर लिखोगे श्रीलंका, कैंडी लिखो दांत मंदिर कैंडी श्रीलंका, ठीक है, कैंडी श्रीलंका, कैंडी श्रीलंका, कैंडी श्रीलंका। श्रीलंका में कैंडी में है, कैंडी चॉकलेट होता है ना, कैंडी। और लिखोगे अगला लाइन, इसमें 3 लाइन सब में चुनना चाहिए, लेकिन खाली इसी में लिखोगे अगला लाइन। बुद्ध के दांत का अवशेष, 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 बुद्ध के दांत का अवशेष मंदिर। अगला लिखो, अगला लिखो भोजताल मंदिर। अभी हम सिर्फ जगह ही लिखाएंगे, जब जगह पूरा याद हो जाएगा अगला राउंड में हम कुछ कुछ और लिखाएंगे सबके बारे में। भोजताल मंदिर, भोजताल मंदिर, भोजताल मंदिर। और इससे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर काफी चर्चे में रहा है। भोजताल मंदिर एमपी, मध्य प्रदेश, भोजताल मंदिर एमपी, भोजताल मंदिर एमपी। और अगले लाइन में दे दोगे सरस्वती माता, सरस्वती माता। कुछ नहीं लिखना है, संबंधित है, ये है, वो है, वो सब कुछ नहीं, सरस्वती माता। जिसका काफी जरूरत है उसी का पहली राउंड में लिखाएंगे। अगला लिखो, तो भोजताल हो गया, भोजताल कहाँ है? भोजताल मध्य प्रदेश। अगला लिखो ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा
ब्लैक पैगोडा, हाँ तुम ढेर होशियार है, ठीक है। ब्लैक पैगोडा, यही भावनाओं में बाकी एग्जाम में भी करते हो ना जी। ब्लैक पैगोडा। कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा। अगला सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, पचमा लिखो, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर लिखोगे इस जगह 4, सूर्य मंदिर 4, और भी है लेकिन 4 प्रमुख सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो सूर्य मंदिर 4 लिखोगे, चारों चारों जगह लिखोगे। कोणार्क, सूर्य मंदिर 4 और नीचे डाल के 4 लाइन में लिखोगे। कोणार्क, पहला कोणार्क, और कोणार्क के नीचे एक लाइन छोड़ देना, कोणार्क एक लाइन छोड़ दोगे। अगला में लिखोगे, अगला लिखो मोडेरा, मोडेरा। अच्छा कोणार्क जिसको नहीं पता है ब्रैकेट में डाल दोगे उड़ीसा, उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा, ठीक है। अगला मोडेरा, मोडेरा गुजरात, ठीक है। अगला मोडेरा गुजरात, मोडेरा गुजरात। अगला मारतंड, 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 मारतंड है जम्मू कश्मीर में, मारतंड जम्मू कश्मीर, मारतंड जम्मू कश्मीर, मारतंड जम्मू कश्मीर, मारतंड जम्मू कश्मीर। अगला लिखो सूर्य नकोविल, सूर्य नकोविल, हाँ जगह है, मंदिर का नाम है सूर्य नकोविल, तमिलनाडु, सूर्य नकोविल तमिलनाडु। अब तुमसे सवाल कैसे पूछेगा कि अगर दे दिया कि निम्न में से किस जगह, ये पूछा हुआ बहुत बार पूछा हुआ है, किस जगह सूर्य मंदिर है, इस चारों में से कोई एक देगा, समझ में आया। दूसरा सवाल पूछेगा निम्न से कौन सा सूर्य मंदिर गुजरात में है, तो वो जगह मोडेरा सूर्य मंदिर, क्या हो जाएगा, मोडेरा सूर्य मंदिर। निम्न से कौन सा जम्मू कश्मीर में है, कौन सा सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, तो मारतंड। कौन सा तमिलनाडु में है, सूर्य नकोविल, तमिलनाडु, ठीक है, सूर्य नकोविल। इसके अलावा भी कई सूर्य मंदिर है, पर ये 4 इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया निम्न से किस जगह सूर्य मंदिर नहीं है, ठीक है, या कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है, मोडेरा, मारतंड, सूर्य नकोविल, एक और कुछ दे देगा, क्या आंसर होगा, जो और एक तो देगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। सूर्य मंदिर कितने पढ़ने हैं तुमको, 4। सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है कोणार्क, उसके बाद मोडेरा, मारतंड और सूर्य नकोविल, ठीक है। इसमें से कोणार्क उड़ीसा हो गया, मोडेरा गुजरात हो गया, मारतंड जम्मू कश्मीर हो गया और सूर्य नकोविल तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। कितना हुआ, अगला लिखो ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर या ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, वो है पुष्कर में, पुष्कर राजस्थान। ब्रह्मा का पूजा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, ठीक है। ब्रह्मा का ऐसे पूजा नहीं होता है। पुष्कर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान। अगला अगला लिखो अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। अरे कम से कम ये याद रखो, नौकरी चाकरी करोगे, मम्मी बोली बेटा अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, बेटवा पते नहीं है कहाँ अक्षरधाम मंदिर। मम्मी को सब पता रहता है, जगह वाले नहीं पता है, मंदिर पता रहता है, क्या बात करते हो जी। अभी तुम पूछो ना कोई मंदिर, ये नहीं पता है कहाँ है, लेकिन मंदिर है ये बात पता है, लेके जाना उनका काम थोड़ी ना। ऑटो में बैठ के बोलते हो चलो भाई। अब कहाँ जाना है, तिलकामंजी, तुमको नहीं पता तिलकामंजी कहाँ है, ऑटो वाला जाके जा रहा है, तुम जाके पैसा दे दो, वही मम्मी बोलेगी जाना है अक्षरधाम मंदिर। अब कहाँ तुम ढूंढो कहाँ का टिकट कटवाएगा, तो बेइज्जत हो से पहले पढ़ लो ये सब। अक्षरधाम मंदिर, हाँ कोनो जाके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है।
अक्षरधाम मंदिर 2 है। ज्यादा फेमस जो है गुजरात वाला है, अक्षरधाम मंदिर 2 है, लिखोगे 2। अक्षरधाम मंदिर 2, ठीक है। पहला गुजरात, गुजरात, ठीक है। गुजरात लिख दिया क्या? नहीं लिखो, गांधीनगर गुजरात लिखो, लिख दिया तो उसके बाद ब्रैकेट में गांधीनगर दे देना, गांधीनगर, ठीक है। और इसमें भी एक लाइन डाल के छोड़ दोगे और अगला लिखोगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। हाँ दिल्ली। तो अक्षरधाम मंदिर कितना हो गया? 2, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर के पास तो जगह होगा, अब देखना जो जो ढेर बाहुल्य दिखा रहे हो उसका क्या होगा। हम बोले हुए जिस तरीका से हम लिखवाए उसी तरीका से लिखो, अपना मन चलाओगे तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा नोट्स गंदा होगा। हम पहले दिन बोले कॉपी पे मेरा अधिकार है, जैसे बोले वैसे लिखो। अक्षरधाम मंदिर के ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना हो सके स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर। तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। बाबू ऐसे चलो, ऐसे हम ऐसे चलेंगे। चलो मेरा क्या जाता है। स्वामी नारायण मंदिर। अब कुछ चीज छूट जाता है, हमको याद आएगा तो हम लिखाएंगे कब, इसीलिए छोड़वाए जी। जो लगेगा बाद में इंपॉर्टेंट है अब लिखवाएंगे नहीं, एक एक इंच यूज करेंगे अपने से। करो स्वामी नारायण मंदिर, मतलब अक्षरधाम मंदिर को क्या कहते हैं? स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। अगला लिखो। कितना हो गया? रहने दो, कल कर रहे। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है। दांत मंदिर श्रीलंका, किसका दांत है? बुद्ध का दांत है, ठीक है। श्रीलंका में कैंडी में, ठीक है, कैंडी में दांत, कैंडी खाते खाते दांत टूट गया। कैंडी जानते हो, चॉकलेट होता है, ठीक है, तो कैंडी खाते खाते दांत टूट गया था। भोजताल मंदिर, हम लोग तो यहाँ से अभी ये सब प्रथा खत्म हो गया ना। फॉरेन कंट्रीज में आज भी है, जो छोटा छोटा इंडस्ट्री देखते हो ना, जो चॉकलेट बनाने वाला इंडस्ट्री, लेमन जूस बनाने वाला, इसी को कैंडी नाम दे देता है। आज भी चलता है और बहुत हाई रेट में मिलता है क्योंकि हैंडमेड होता है। चीनी गला के तुरंत बना के दे देगा, ले लेगा $2। $2 का मतलब समझते हो? कम से कम 160 रुपए। और सामने में बोलेगा तुरंत बना के, वो रखा है तो डिबिया। हमारे यहाँ डिबिया ही बोलोगे, वो लोग कुछ और बोलेगा, हम लोग डिबिया ही बोलेंगे। उसमें चीनी भड़काएगा, कलर मिला देगा और ऐसे ऐसे करके बच्चा को तुरंत बना के देगा। हैंडमेड नेचुरल। हमारे यहाँ बना के बेचेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तुम लोग वही चीज मशीन का बनाया हुआ घटिया चीज 50 टका 100 टका खरीद के लाओगे, लेकिन बनाने वाला ये कौन खाएगा, ये सब गंदा अनहाइजीनिक है। आ जाओ, ठीक है। तो दांत मंदिर कैंडी श्रीलंका, भोजताल मंदिर मध्य प्रदेश, सरस्वती माता, ये याद रखना, इसी पे विवाद चल रहा है, ठीक है। सरस्वती माता का है कि मस्जिद है, ठीक है, इसीलिए इस पर विवाद चल रहा है और काफी चर्चे में भी रहा है और साबित हो चुका है कि सरस्वती माता का मंदिर है, ठीक है। और ऐसे काफी सारे मंदिर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी यही है। ब्लैक पेगोडा कोणार्क ओडिशा, सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है। कहाँ का? कोणार्क, मोढेरा, मार्कंड और सूर्यकोटि। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में है, ठीक है। और अगर झील पूछ ले, ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ ले कि ब्रह्मा मंदिर किस झील पर है, कुछ टेंशन नहीं लेना, पुष्कर झील। ठीक है, बहुत टेंशन नहीं लेना। ऑप्शन में पुष्कर दिखे ना, मार देना, कुछ पूछे। पुष्कर में मतलब मोहल्ला का जो जिला का नाम है वो भी पुष्कर है, जो झील है वो भी पुष्कर है, ठीक है। और पुष्प के कारण ये इनका बर्बादी भी हुआ था। पुष्प उनके जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कहानी बताएंगे। अक्षरधाम मंदिर कितना जगह है? 2 जगह, गांधीनगर और दिल्ली में। ज्यादा फेमस है गांधीनगर वाला, पर ज्यादा आदमी जाता है दिल्ली वाला। ठीक है, जाना आसान है। अभी नया नया अभी ऐसा ऐसा कांड होगा भारत में, लोगों को आइडिया भी नहीं चलेगा। अभी शायद केदारनाथ या बद्रीनाथ, वो शिवलिंग कहाँ है, वो वाला पानी जो बर्फ वाला है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ ना, अरे हाँ अमरनाथ, अमरनाथ, हाँ अमरनाथ, हाँ अमरनाथ, शायद अमरनाथ का ही कॉपी बना रहा है दिल्ली में। अब जो फॉरेन टूरिस्ट सब आएगा, देखो दिक्कत क्या है कि अमरनाथ वाला का अपना ट्रस्ट है, सारा पैसा वही लोग पकड़ता है, मतलब बाहर निकलने नहीं देता है।
और बहुत मतलब ज्यादा पैसा होता है, शायद इस बार 750 करोड़ या 800 करोड़ कमाया है। ठीक है, अब हमारे जो नेतागण हैं ये लोग का लगा कि ये तो हाथ से बाहर चला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां तक पहुंचना दुर्गम हो जाता है, वो पीठी उठ पे लेके जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है। बोला हम उसको सहूलियत देने के लिए हम दिल्ली में ही हूबहू बना देंगे। अब दिक्कत क्या है, आ रहा है वेरी अमरनाथ मंदिर, अब उसको पता नहीं कि अमरनाथ मंदिर है कहाँ, मतलब यस यस कम 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 आई विल टेक यू, लेके चला गया दिल्ली वाला अमरनाथ, सारा रास्ता उसको एकदम बढ़िया से लेके जाएगा, अमरनाथ गुफा वगैरह सब दिखाते, क्योंकि हूबहू कॉपी है। पैसा किसको मिलेगा, जो बनाया है प्राइवेट बन रहा है, दिल्ली सरकार नहीं, प्राइवेट बना रहा है, वो सरकार उसको प्रमोट कर रही है, क्यों नहीं बनाएगा, दिक्कत क्या है। अमरनाथ वाला बोल रहा चला मेरा क्या इंपोर्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आदमी कहाँ जाता है, दिल्ली, अमरनाथ गुफा कोई नहीं जाता है, पहले दिल्ली जाता है और दिल्ली से फिर जाता है। ठीक है, दिल्ली में जब बन जाएगा तो वहां कौन जाएगा, यही का गाइड रहेगा, सब पकड़ पकड़ के वही लेके जाएगा। कभी बाहर में हॉस्टल सबको देखना, हॉस्टल सबका आदमी लगा रहता है, आइए ना आइए ना आइए, जैसे कोचिंग वाला सबका भी रहेगा, आइए जी क्या एडमिशन कराते हैं पकड़ के लेके जाएगा। वैसे ही हॉस्टल वाला, आइए खाना भी फ्री मिलेगा, नाश्ता भी फ्री मिलेगा, चलिए ना। इस हॉस्टल में जो रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है और उस पे इस बेड पे 200 रुपए ज्यादा लेंगे, लेकिन सिलेक्शन एकदम 100% होके जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही होगा। इसीलिए अक्षरधाम मंदिर इंपॉर्टेंट है, 2 जगह है, गांधीनगर वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पर बना दिया कहाँ, और दिल्ली में। तो तुम दिखाओगे मम्मी को कहाँ का, दिल्ली का, आसान है, जाओगे दिखा के चले जाओगे। ठीक है, चलो फिर से रिपीट करो। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, दांत मंदिर कैंडी श्रीलंका, भोजताल एमपी। ठीक है, कौन सा, भगवान सरस्वती माता। ब्लैक पैगोडा कोणार्क, ब्लैक पैगोडा कोणार्क। सूर्य मंदिर 4 है, कोणार्क में, मोढेरा में, मार्तंड में और सूर्यनकोविल। सूर्यनकोविल तमिलनाडु, मार्तंड जम्मू कश्मीर, मोढेरा गुजरात और कोणार्क उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान, पुष्कर राजस्थान। अक्षरधाम मंदिर गांधीनगर अमरेली। पुष्कर नहीं सुने हो जी, लड़की लोग तो सुनी होगी, सीरियल आता था एक तो, कौन दिया बाती ऐसा करके कुछ आता था, वो लोग पुष्कर की ना थे, IPS ऑफिसर बनी थी। हमको ये संध्या राठी, हाँ कौन बोले, हमको ये समझ नहीं आया, उसका हस्बैंड सब केस सॉल्व कर दे रहा था, जलेबी वाला था ना, उस सब केस में उसका सॉल्व कर देता था, चाहे कितना बड़ा इंटेलिजेंस का जरूरत क्यों ना हो, तो जलेबी वाला सॉल्व कर देगा। वही है पुष्कर, वही पुष्कर है, वही पर है ब्रह्मा मंदिर, तो याद रखना। ठीक है, चलो रहने दो, अब कल पढ़ेंगे। करंट भी पढ़ोगे क्या, अच्छा 1-2 पढ़ लेते हैं, अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अब मेरा एनर्जी खत्म हो गया, 1-2 पढ़ लेते हैं। ठीक है, करंट 1-2 पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ये भी चाहता है हम बैठे नहीं कि क्यों नहीं लगता है। मलेशिया का सम्राट कौन बना, इस्किंदर। ठीक है, मलेशिया का सम्राट। अब देखो पढ़ने का फायदा ये होता है, अब जैसे भूल गया ना, हमको पक्का विश्वास है अगर अभी टेस्ट में बैठा होता ना, इस्किंदर पे तुम लोग जाके अटक जाता है, ये साला कुछ तो अलग पढ़े हैं, ये होता है पढ़ने वाले बच्चे के साथ ही बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, इस्किंदर पे अटक जाओगे, हाँ कुछ अलग नाम था, क्या नाम है, इब्राहिम, इसके नहीं बैठे नहीं देखेंगे, इब्राहिम इस्कंदर, मलेशिया का सम्राट इब्राहिम इस्कंदर। विदेश में पहली बार जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया, मॉरिशस में, कौन उद्घाटन किया था, एस जयशंकर। ठीक है, बाघ नक किससे संबंधित है, शिवाजी से। कहां से लाया गया है, लंदन से मुंबई लाया गया। ठीक है, किसकी हत्या की थी इन्होंने इससे, अफजल खान कहाँ का सेनापति था, बीजापुर। देखो जो ढेर कॉन्फिडेंस में ऐसे करके घूम रहा था वो भी ऐसे हो गया, ये क्या सवाल पूछ लिया, कुछ भी पूछा सकता है, तो बीजापुर सेनापति लिखा होगा ना जी। इसलिए ज्ञान का अहंकार मत क्या करो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान जहां खत्म होगा वहीं से दुनिया का ज्ञान शुरू भी हो सकता है, इसीलिए ये मत सोचो तुमको सब आता है। चलो
अगला लिख लेते हैं एक दो। अच्छा एक बार पूछ लेते हैं, जो मंगल ग्रह पे एक नया तत्व मिला है, सल्फर। सल्फर, वेरी गुड। ये पूछे जाने के चांसेस काफी अधिक है, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन होता है। अगला लिखो, एक दो नया लिख लेते हैं। जीवित त्वचा वाला लिख चुके थे क्या? जापान नया रोबोट बनाया हुआ, ऐसे करके हंस देगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको, ठीक है। उसका स्किन जो बनाया है वो कुछ केमिकल, मतलब कुछ रिस्पॉन्स उससे करवाया है, ठीक है। अभी जो बना के रखा है वो ऐसे करके हंस देता है अपने आप, ठीक है। तो सोचो कि प्लास्टिक का चीज या कोई सिलिकॉन का चीज कैसे कर सकता है, इसलिए उसको जीवित स्किन कहा गया है। और उसमें अगर छेदछाद हो गया तो वो भी भर लेगा, जैसे तुम्हारा स्किन है। कुछ दिन बाद रोबोट भी जाएगा खरीदने के लिए, दीजिए फेयर हैंडसम। ठीक है। ये हम लोग लास्ट किया था ना। अगला लिखो, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। भारी भरकम वर्ड हो गया ना जी, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन नहीं फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। सवाल पूछे जाएंगे तुमसे कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने वाला हाल ही में कौन सा देश आगे आया है? तो वो है अजरबैजान। कौन है? अजरबैजान। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड ये शुरू किया है अजरबैजान में। किसे शुरू किया है? अजरबैजान, ठीक है। और इसकी इसने जो घोषणा की है, अगला लाइन इसी में ऐड करोगे, ठीक है। अभी यहां से दो क्वेश्चन देखना कैसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा जा सकता था या पूछा जाएगा वो है कोप 29। क्या है? कोप 29। कोप 29 का आयोजन कहां हुआ? कोप 29 का आयोजन हुआ बाकू अजरबैजान में, ठीक है, बाकू अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान। अब जो ये सब कभी नहीं पढ़ते उसका दिमाग भर जाएगा, ये सब सुन के जानना पड़ेगा ये सब, ठीक है। कोप 29 जलवायु से संबंधित एक मीटिंग होता है जिसमें काफी सारे देश शामिल होते हैं। इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कोप 29। क्या कहते हैं? अब जैसे पिछला सब हुआ था 28, इस बार हुआ 29, अगली बार होगा 30, ठीक है। उसका चर्चा कभी और करें, ठीक है। कोप कुछ और नहीं है, बल्कि कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। फुल फॉर्म से अभी फिलहाल थोड़ा जरूरत नहीं है तुमको याद रखने के लिए कोप जो है, लेकिन कोप ये 28, 29, 30 का फेमस है ये शब्दावली। तो अभी याद रखोगे। अगर तुमसे पूछ ले 2024 में कोप 29 या कोप का कितनवां संस्करण आयोजित हुआ? कितनवां? 29। और इसका बैठक कहां हुआ? बाकू अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। बाकू जगह है अजरबैजान का, यहीं पर यह आयोजित हुआ। और इसी बैठक में इसने घोषणा किया किस चीज का? क्लाइमेट एक्शन फंड का। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड का घोषणा किस देश ने किया? अजरबैजान ने। कहां किया? किस चीज में किया? कोप 29 बैठक, ठीक है। तुम लोग लिखोगे कोप 29 बैठक, ठीक है, कोप 29 बैठक 2024 कहां हुआ? बाकू अजरबैजान, ठीक है। उसी के घर में हुआ था, वहीं पे अनाउंस किया। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला लिखो। एक ओटीटी, इसीलिए सब राज्य भी अपना ओटीटी बना रहे हैं। अभी रिसेंटली एक ओटीटी बना है, इसका नाम है हेलो। क्या नाम है? हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है, हेलो, हे, हेलो होगा, हेलो होगा, हेलो होगा जी, हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है। एक ओटीटी बनाया है जिसका नाम है हेलो। तो तुमसे पूछा जाएगा हेलो ओटीटी किस राज्य का है? आधिकारिक ओटीटी है, ठीक है। तो लिखोगे हेलो ओटीटी बनाने वाला राज्य, हेलो ओटीटी बनाने वाला राज्य मेघालय। कौन है? मेघालय। तो मेघालय ने एक ओटीटी बनाया जिसका नाम है हेलो, ठीक है, हेलो। बस एक क्वेश्चन और लिख लो, उसके बाद छोड़ देंगे। हेलो। सियाचिन ग्लेशियर में, अगला क्वेश्चन लिखो। सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी। पहली से अब सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि 2 साल हो गया। क्या क्या बोले? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली
दूसरी महिला अधिकारी। इतने ठंड में अभी महिलाओं को नहीं भेजा जाता था पहले, क्योंकि काफी ऊंचाई पे भी है, ठंड भी बहुत है और ऊंचाई भी बहुत अधिक है, महिलाएं मर जाती हैं जल्दी, ठीक है, इसीलिए नहीं भेजा जाता था। अब धीरे धीरे महिलाएं भी हो रही है कठोर, ठीक है, इसीलिए इन सारे जगहों पे भी लगाया जा रहा है। तो अभी 2 साल पहले 2023 में भेजा गया था पहली महिला को, ठीक है। क्या नाम था पहली महिला का? क्या नाम था जी? बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा होगा, नाम बोल रहे हैं? हाँ, शिव चौहान, शिवा चौहान, शायद नाम ऐसा ही था, छोड़ दो ना अभी तो। सिर्फ याद रखना कहानी 22-23 में इनको लगाया गया था, अभी दूसरी महिला को लगाया गया। तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी का नाम क्या है? ठीक है, लिखो, सुप्रीता, सुप्रीता सिटी, ठीक है, सुप्रीता, सुप्रीता सिटी। महिला है, था कैसे हो जाएगा जी? था वाला तो मरिए रहा हुआ। सुप्रीता, हम सुप्रीति लिख दिएगा, सुप्रीता सिटी, सुप्रीता सिटी। शिवाजी चौहान, हाँ शिवा चौहान, शिवा चौहान पहली महिला थी, शिवा चौहान, शिवा चौहान बिल्कुल से। और दूसरी कौन है? सुप्रीता सिटी, सुप्रीता सिटी, सुप्रीता सिटी। चलो 3 क्वेश्चन पढ़ा, फिर से रिपीट कर लो सारा। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने लॉन्च किया? अजरबैजान। कहाँ इसकी घोषणा हुई? बाकू अजरबैजान में हुआ, कोप 29 के बैठक में, ये याद रखना है। कोप 29 2024 बैठक कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान। अभी जैसे ये सब खत्म करेंगे ना, अभी तो हम लोग हौले हौले चल रहे हैं ना जी, लास्ट में जून, हाँ जाओ, जून सब, जून में तुम्हारा दिमाग फाड़ देंगे हम, ठीक है, इसलिए अभी पढ़ने का आदत डालो, लास्ट में ही पढ़ना है सब एक साथ, इसलिए धीरे धीरे भी पढ़ दें, क्योंकि जितना कंप्लीट हुआ रहेगा उतना फायदा है, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान में बैठक हुआ कोप 29 का, उसी बैठक में अनाउंस हुआ है, ठीक है। चल अगला क्या पढ़े इसके बाद? हेलो ओटीटी किसका है? मेघालय का, ठीक है। सुप्रीता सिटी का चर्चा में क्यों आई है? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले दूसरी महिला। और हम बोले कि अगर किसी का समय हो, पढ़ना हो, कभी भी आंसर मत लिखा, मतलब क्या बोलते हो, मतलब छापा मत करो, जो हम बार बार बोलते हैं याद कर क्या करो, लिख लिख के कुछ नहीं, खाली यही लिखना है, हेलो सुप्रीता सिटी, एक जगह एक कॉपी में आंसर लिखते गए। जब हम देखें सुप्रीता सिटी तो याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए? सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला। हेलो ये याद आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मेघालय का ओटीटी। क्वेश्चन पूरा दिमाग में फ्रेम होना चाहिए, और यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। यही देखता होगा पढ़ने वाला बच्चा सब एग्जाम से पहले 15 दिन 20 दिन पहले सब रिवीजन कर लेता है, वो क्या लाइन बाय लाइन पढ़ता है? कुछ नहीं, उसको बस ये वर्ड आना चाहिए। अब छूट गया ये वो दिन भूल जाएगा, लेकिन जैसे हेलो देखा याद आने लगा, नहीं आया तो आंसर देखेगा, हेलो कहाँ था, क्या था, ठीक है। चलो, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड कौन रिलीज किया? अजरबैजान। कहाँ? कोप 29 बैठक का हुआ है बाकू अजरबैजान में, ठीक है।